कहावत है ना कि साली आधी घरवाली होती है। विवेक के लिए यह सब कुछ सच सा हो गया जब उसने रश्मि को नशे में धुत देखा। रश्मि इतने नशे में थी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति नदारद थी। उसने विवेक को अपना बॉयफ्रेंड अविनाश समझ लिया। यहाँ कितनी गर्मी है अविनाश, कुछ करो। अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम पछताओगी बाद में। रश्मि को होश नहीं था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो बस गर्मी से बचना चाहती थी या विवेक के साथ हमबिस्तर होना। विवेक ने भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। उसने नहीं बताया कि वो अविनाश नहीं बल्कि उसका जीजा है। वो रश्मि को अपने साथ गाड़ी में ले गया। क्लब से होटल तक के सफर में रश्मि विवेक को अविनाश समझकर अपना सिर उसके सीने पर रखे मदहोश पड़ी रही। भीम सिंह, जो विवेक का ड्राइवर था, ये सब देखकर बस वहां से गायब हो जाना चाहता था। तभी विवेक उस पर चिल्लाया, और कितना टाइम लगेगा होटल पहुंचने में? आ गए बस। विवेक रश्मि को होटल की लॉबी से नशे की हालत में कमरे तक ले गया। दरअसल यह होटल विवेक का ही था, उसे रोकता ही कौन। होटल के कमरे में पहुंचकर रश्मि ने वो सब कुछ किया जो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती। अगली सुबह जब रश्मि बिस्तर से उठी और खुद को जिस हालत में देखा, वो एकदम से डर गई। इस वक्त वो पूरी तरह अकेली थी। उसे अविनाश के 20 मिस कॉल देखकर ये पता चल गया था कि कल रात वो जिसके साथ भी थी वो अविनाश तो नहीं था। ये सोचकर वो खुद को कोसने लगी कि उसने ऐसा क्या पी लिया था जो उसे याद तक नहीं कि कल रात उसके साथ था कौन। इसी टेंशन में रश्मि 4 दिनों तक सो नहीं पाई। वो अपने कमरे से बाथरूम और बाथरूम से अपने कमरे तक आती और बस अपना फोन ताकती रहती। फोन पे अविनाश के कॉल लगातार आ रहे थे। उस दिन के बाद से रश्मि इतनी शर्मिंदा थी कि वो अविनाश के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। उसने बड़ी हिम्मत से कॉल उठाया। कहाँ हो तुम? मैं कितना परेशान हो गया हूँ। याद भी है तुमने क्या वादा किया था बचपन से? हम शादी करेंगे। तुम कितने दिन दिल्ली रुकने वाले हो? अभी पता नहीं, पर तुम मेरा इंतजार करोगी ना? हम मिलके बात करें? अविनाश को यह डर था कि रश्मि उसे छोड़ देगी। वहीं रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने फोन रख दिया। लेकिन ऐसा करते ही उसे खामोशी ने घेर लिया। तभी उसका फोन फिर बजने लगा। इस बार उसकी बहन मानसी का था। मानसी विवेक की वाइफ थी। उसने फिर फोन नहीं उठाया। फोन दोबारा बजा। इस बार उसकी मां का फोन था। उसने ना चाहते हुए भी फोन इस बार उठाया। रश्मि, आज विवेक नशे में है। आज अच्छा मौका है उसके घर जाने का। दरअसल रश्मि की मां चाहती थी कि रश्मि अपनी बहन मानसी के लिए विवेक के साथ हमबिस्तर होकर बच्चा पैदा करे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि मानसी मां नहीं बन सकती। रश्मि को अपनी बहन की गृहस्थी बचाने के लिए मजबूरी में यह फैसला करना पड़ रहा था। विवेक का ड्राइवर तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। अगर मैं आज मना करूंगी तो कभी ना कभी मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्यों ना जल्दी से ये सब खत्म करके मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूं। भीम सिंह ने रश्मि को गाड़ी में बैठाया और एक रईस इलाके के बंगले में ले गया। वहां उसका इंतजार उसकी बहन मानसी कर रही थी। मानसी एक बैगनी साड़ी पहने बालकनी से रश्मि को बंगले में दाखिल होते देख रही थी। रश्मि ने मानसी को देखा। मानसी के चेहरे पर एक कड़वाहट थी। उसकी आंख में आंसू भले ही नहीं थे, पर उसका मन बोझिल था। उसकी आत्मा रो रही थी। रश्मि ने मानसी को देखकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मानसी उसे इशारा करते हुए बोल पड़ी। वो ऊपर के कमरे में सोए हुए हैं। रश्मि आज नशे में नहीं थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। बोझिल कदमों से रश्मि कमरे में दाखिल हुई। विवेक बिस्तर पर नशे में धुत पड़ा था। दरअसल मानसी, रश्मि और उसकी मां को लगता था कि विवेक को उनके इस प्लान की कोई भनक नहीं है, पर उसे सब कुछ पता था। वो बस चुपचाप इस तमाशे का मजा लेना चाहता था।
रश्मि हिचकते हुए अंदर गई। उसने डर और बेहद शर्म के साथ अपने आप को विवेक के हवाले कर दिया। इधर देखते ही देखते मानसी ने पूरी की पूरी वाइन गटक ली। वो बस ये सोचती रही कि आखिर इन दोनों को इतना वक्त क्यों लग रहा है। कहीं रश्मि को विवेक पसंद तो नहीं आ गया। उसके ये सारे थॉट्स उसको झकझोर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक लंबे इंतजार के बाद जब रश्मि नीचे आई तो मानसी खुद को आपे में नहीं रख पाई। उसने रश्मि के गाल पर 5 उंगलियां छाप दी। रश्मि आश्चर्य से उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। इस पे हम तब बात करेंगे जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। जाओ, भीम सिंह तुम्हें छोड़ देगा। मैं तुम्हें फोन करूंगी अगर डॉक्टर के पास जाना होगा तो। रश्मि के जाने के बाद मानसी विवेक के कमरे में दाखिल हुई और खुद अफसोस से भर गई। विवेक के पास लेटकर वो सोचने लगी कि वो विवेक को नहीं खो सकती। काश वो विवेक के बच्चे की मां बन पाती। इधर रश्मि अपने कमरे में बैठी अपने आप पर तरस खा रही थी। वो अचानक से उठकर खड़ी हुई और भागकर किचन नाइफ उठा लिया। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने तैर गई। तभी डोरबेल बजी और रश्मि की भौहें सिकुड़ गई। इतनी रात को कौन है? मानसी विवेक के बच्चे की मां क्यों नहीं बन सकती? विवेक को सब पता होने के बावजूद भी वो ऐसा क्यों होने दे रहा था? क्या अविनाश अपनी लव ऑफ लाइफ रश्मि को हासिल कर पाएगा? ये जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। ने जैसे चाकू हाथ में पकड़ा था वैसे ही भीम सिंह की दरवाजे पर दस्तक हुई। मानसी ने अपने आप को संभाला और दरवाजा खोलने गई। भीम सिंह ने तुरंत ही मानसी को चाबी थमा दी। मेम साहब, कल साहब को एयरपोर्ट जाना है तो उनको उठा दीजिएगा। मैं कल सुबह आता हूँ। रश्मि घर सही से पहुंच गई? जी मेम साहब। रश्मि ने चाबी ली और ख्यालों में खोई हुई अपने बेडरूम में जाके बस ये सोचती रही कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो ताउम्र शर्मिंदा रहेगी। पता नहीं उसकी कब नींद लग गई। सुबह जब वो उठी तो उसने खुद को शीशे में निहारा। एक बार ये बच्चा पैदा हो जाए फिर मैं कभी विवेक और मानसी के सामने नहीं आऊंगी। कहीं बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत ना हो। और क्या मानसी इस बच्चे का ख्याल रखेगी? वो इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने मन में ही दुआ की कि काश उसकी मां का फोन ना हो। जब उसने फोन देखा तो फोन अविनाश का था। रश्मि, आज मैं 4 बजे लैंड करूंगा। तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आ रही हो ना? हाँ ठीक है। रश्मि जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट गई। वहां उसे वीआईपी लेन में खड़ा होना पड़ा। वो अविनाश के चेहरे को भीड़ में ढूंढने लगी। लगभग 2 दर्जन चेहरे गुजर जाने के बाद उसे अविनाश का चेहरा दिखा। अविनाश ने रश्मि को देखकर एक्साइटमेंट से भरी स्माइल पास की और आकर रश्मि को गले लगा लिया। न जाने क्यों उसे एहसास हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसने पलटकर निगाहें एक आदमी की तरफ दौड़ाई। वो गुस्सैल आंखों से उसे घूर रहा था। दूर खड़ा यह आदमी कोई और नहीं, विवेक ही था। विवेक रश्मि को अविनाश के साथ देख जल रहा था। उसने अविनाश और रश्मि को गले लगते हुए देखा तो उसने जोर से बैग जमीन पर झटक दिया। अविनाश और रश्मि का ध्यान उसकी तरफ पड़ा तो अविनाश उसके पास गुस्सैल रवैये में आगे बढ़ा, पर रश्मि ने उसे रोका। रहने दो। अब विवेक खुद रश्मि और अविनाश की तरफ बढ़ने लगा। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे डर था कि विवेक अविनाश को सब कुछ बता देगा। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। क्या कोइंसिडेंस है? रश्मि, तुम यहाँ कैसे? अविनाश मन में सोच रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन। वो विवेक की फिजिक देखकर थोड़ा इनसिक्योर हो गया था। वो सोच रहा था कि आखिर रश्मि ने इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। ये मेरे जीजा जी हैं। तभी अविनाश ने विवेक को ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि ये मनचंदा एंटरप्राइज का मालिक विवेक मनचंदा है। विवेक ने उससे हाथ मिलाया। हाय, आई एम विवेक मनचंदा। हाय, आई एम अविनाश। रश्मि इज। अविनाश अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही रश्मि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अविनाश चलो यहाँ से।
वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। इसी दौरान भीम सिंह विवेक को टोकता है। सर चलिए, वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही रुको। इन दोनों पर नज़र रखो, कोशिश करना कि एक कमीना रश्मि को हाथ ना लगाए। भीम सिंह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या है जो इस वक्त विवेक साहब को 300 करोड़ के बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वहीं अविनाश के बाहर आने पर उसकी लाल रंग की आलीशान फरारी उसे पिक करने आ गई। दरअसल अविनाश भी एक ऊंचे घराने से आता था। उसके पापा का पूरे नॉर्थ इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस था। अविनाश कॉलेज से ही रश्मि के पीछे पागल था, पर तब रश्मि ने अविनाश पर कुछ ध्यान नहीं दिया। पर जब अविनाश ग्रेजुएट हुआ तो उसने रश्मि को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया। रश्मि ने इंप्रेस होकर तुरंत हां कर दी। कार में बैठते ही अविनाश ने रश्मि से पूछा, मैं विवेक से पहली बार मिला आज। दरअसल इनकी शादी के चर्चे मैंने पूरे शहर में सुने थे। सारे रईस और नामी लोग शामिल थे उसमें। रश्मि ने अभी तक मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। अविनाश ने उसके चेहरे को देखा और उसे एक अनजान सा डर महसूस हुआ। क्या हुआ रश्मि, कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। रश्मि खोई खोई कार से बाहर देख रही थी। लगता है तुम्हें मेरी याद में नींद नहीं आ रही होगी। अब हम मिले हैं तो बीते वक्त की सारी मोहब्बत पूरी कर लेंगे। तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर चलो। रश्मि इतना सुनने भर से अनकंफर्टेबल हो गई। तभी अविनाश ने उसका हाथ थाम लिया। तुम घबराओ मत रश्मि, मैं तुम्हारी रजामंदी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारा जब भी मन करे तब तुम मुझे बता देना। इधर रश्मि के मन में एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। वो रास्ते भर यही सोच रही थी कि अविनाश से ब्रेकअप की बात कैसे करे। वो उसे कैसे बताए कि वो अब अविनाश के लायक नहीं रही। वो ये सोच ही रही थी कि अविनाश की गाड़ी एक आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। ठीक उस गाड़ी के पीछे रुकती है भीम सिंह की गाड़ी। रश्मि और अविनाश रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं और पहले से रिजर्व टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। 3 टेबल दूर भीम सिंह उन पे नजर गड़ाए बैठा था। रश्मि के मन में अभी तक यही चल रहा था कि उसने 1 नाइट स्टैंड किया और उसे उस आदमी का चेहरा तक याद नहीं है। कैसे बताए कि उसकी मां और बहन ने उसे उसके जीजा के साथ हमबिस्तर होने के लिए मजबूर किया। खाना खाते खाते अविनाश उठा ही था कि खूबसूरत लेडी से टकरा गया। वो लेडी रश्मि को देखकर चौंक उठी। कौन थी वो औरत? क्या रश्मि अविनाश को अपना सच बता पाएगी? क्या अविनाश ये सब बर्दाश्त कर पाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। अविनाश रेस्टोरेंट में जिस औरत से टकराए थे वो बेइंतहा खूबसूरत थी। रश्मि उससे अपनी निगाहें चुरा रही थी। तभी वो बोली, रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड अविनाश। अविनाश, ये मेरी माँ है। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत लेडी रश्मि की माँ है। अविनाश ने आगे बढ़कर शिवांगी से हाथ मिलाया। मैं अविनाश, अब माफ कीजिएगा कि मैं आपसे मिल नहीं पाया। देखिए ऊपर वाले का खेल, आपसे ऐसे मुलाकात होगी मैंने सोचा नहीं था। माँ, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब निपटा कर मुझसे मिलो या मैं तुम्हें फोन करती हूँ। इस अजीब मुलाकात से अविनाश बस ये सोच रहा था कि रश्मि और उसको मिले 3 साल हो गए थे। रश्मि ने आज तक उसका जिक्र अपनी मां से नहीं किया था। अविनाश मुस्कुराकर रेस्टोरेंट से बाहर आया और उसने रश्मि से पूछा, रश्मि, तुमने 3 साल से आज तक मेरा जिक्र अपनी माँ से क्यों नहीं किया? रश्मि जवाब सोच ही रही थी कि उसका जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो गया। उसे डर था कि अगर उसकी माँ को पता चल जाता कि उसका बॉयफ्रेंड है तो वो पक्का उससे ब्रेकअप करने के लिए कहेंगी। क्या सोच रही हो रश्मि? मेरी बात का जवाब दो। मैं राइट टाइम का वेट कर रही थी। अच्छा सुनो, मैं यूएस से जल्दी में निकला था तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना भूल गया, इसलिए तुम्हें अभी कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। चलो। इसकी कोई जरूरत नहीं है अविनाश, चलो यहाँ से। रश्मि मन में सोच रही थी कि एक तो पहले ही मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है और उस पे मैं अविनाश से गिफ्ट लेके अपना गिल्ट और नहीं बढ़ाना चाहती थी। पर अविनाश के जिद करने पर वो एक ज्वेलरी शॉप चले गए।
रश्मि के दाखिल होते ही उसकी नजर डिस्प्ले पर रखी हीरे की एक खूबसूरत अंगूठी पर पड़ी। अविनाश ने उसकी नजरों को परख लिया और वो सीधा वहां गया। तभी रश्मि का फोन बजा। उसने फोन देखकर इग्नोर कर दिया, पर अविनाश ने देख लिया रश्मि की मां का फोन है। जाओ रश्मि, बात कर लो, कुछ जरूरी होगा। रश्मि उसके कहने पर बाहर आके फोन उठाती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर उसको बच्चे के बारे में पता चल गया तो? देखो रश्मि, मानसी का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे और इस बच्चे के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। इन सब के बाद तुम्हें मैं इससे भी अमीर और बेहतर लड़के से मिलवा दूंगी। तुम्हें इन सब का अच्छा फल मिलेगा। बस तुम इसको छोड़ दो। रश्मि मन ही मन कुड़ रही थी। उसकी मां को शुरू से ही मानसी से ज्यादा लगाव था। रश्मि को कभी उनके बीच अपना जैसा महसूस नहीं हुआ। उसको लगता था कि वो बस अपनी मां के लिए एक टूल है जिसका इस्तेमाल वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से करती रहती है। रश्मि ने अपने आप को संभाला। माँ आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। इतना कहकर रश्मि वापस शॉप के अंदर चली गई। अविनाश वहां एक जोड़ी हीरों की अंगूठी के साथ खड़ा था। ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाली एक औरत अविनाश की खूबसूरती पर फिदा नजर आ रही थी। वो अविनाश से नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। रश्मि ने दुकान में घुसते ही उस औरत को देखा। इस अंगूठी की क्या कीमत है? गिफ्ट की कीमत क्या होगी? रश्मि, तुम्हारे आगे तो महंगी से महंगी चीज का कोई मोल नहीं है। मुझे जानना है। रश्मि, ये 2 अंगूठियां हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। इनकी क्या कीमत है? 10 लाख। अविनाश, तुम्हें मुझ पर इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि असल में खुद भी अब अपने आप को अविनाश के लायक नहीं समझती थी। ऐसे में अविनाश 10 लाख रुपए रश्मि को अंगूठी दिलाने में खर्च कर रहा था। उसको अविनाश के बारे में सोचकर और बुरा लग रहा था। वो बस यही सोचे जा रही थी कि अविनाश को कैसे रोके। तभी अविनाश ने दोनों हीरों की अंगूठी ली और एक रश्मि को पहना दी। रश्मि, मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। रश्मि, मुझसे शादी करोगी? रश्मि ने जैसे ही ये सुना, वो समझ ही नहीं पाई कि अब क्या जवाब दे। वो हकबका गई। वो खुद अविनाश से दूर झटकते हुए पीछे हो गई। अविनाश समझ नहीं पाया कि आखिर रश्मि ने इस तरह क्यों रिएक्ट किया। क्या रश्मि को उससे प्यार नहीं था या रश्मि शादी के लिए रेडी नहीं थी? क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा गई? नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो अविनाश? ये शादी मुमकिन नहीं है। क्यों रश्मि, क्यों मुमकिन नहीं है? क्या हुआ? कह दिया ना, नहीं है। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। अविनाश के ऊपर तो जैसे बिजली ही गिर गई थी। दुकान में खड़ी औरत भी ये सुनकर चौंक गई। अविनाश ने रश्मि का हाथ पकड़ा और रश्मि अपना हाथ छुड़ाकर दुकान से बाहर आ गई। अविनाश जब तक दुकान से बाहर आया तब तक रश्मि एक टैक्सी में बैठ चुकी थी। अविनाश ने भागते हुए टैक्सी का पीछा किया। वो टैक्सी के शीशे को ठोकते हुए रश्मि को आवाज देने लगा। रश्मि, क्या हुआ? रश्मि, रश्मि, रुको रुको रश्मि, बात करते हैं। रश्मि! और देखते ही देखते टैक्सी रात के अंधेरे में गायब हो गई और अविनाश उस सुनसान सड़क पर एक टूटे हुए आशिक की तरह खड़ा का खड़ा रह गया। उसी सड़क के कोने पर एक काली रंग की गाड़ी खड़ी थी जिसमें बैठे भीम सिंह किसी को फोन मिला रहा था। क्या रश्मि का फैसला सही था? क्या अविनाश को उसका प्यार मिल पाएगा? भीम सिंह ने विवेक को फोन करके क्या खबर दी होगी? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। सिर्फ कुक्ष्मी जैसे ही अविनाश से ब्रेकअप करके गई, अविनाश पूरी तरह से टूट गया। इधर भीम सिंह विवेक को फोन मिला ही रहा था कि वह अविनाश को देखकर फिर रुक गया। वो सोचने लगा, बेचारे अविनाश का विवेक साहब के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। अब रश्मि सिर्फ विवेक साहब की अमानत थी। वहीं रश्मि घर पहुंचकर सुबक सुबक कर रोने लगी और खुद को कोसती रही। आखिर न चाहते हुए भी उसने अविनाश जैसे नेक इंसान को ठेस पहुंचाई थी। रश्मि ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। उसे पता था कि अविनाश उसे जरूर फोन करेगा। सुबकते हुए वो सो गई। जब वो उठी तो अजीब सी बेचैनी के साथ उसने फोन ऑन किया। फोन चालू करते ही उसके फोन पर अविनाश के 20 टेक्स्ट आ रखे थे।
जिसमें फाइनल टेक्स्ट था, रश्मि, मैं तुम्हारा लीला होटल के रूम नंबर 1407 में इंतजार करूंगा, और अगर तुम 6 बजे तक नहीं पहुंची तो 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रश्मि ने घड़ी को देखा, अभी 3 बज रहे थे, यानी अविनाश ने ऐसी कोई हरकत नहीं की होगी। यही सोचकर रश्मि ने रिप्लाई में ओके टाइप किया और वापस फोन ऑफ कर दिया। उसे पता था कि अविनाश उसे तुरंत ही कॉल कर देगा। रश्मि ने बिना किसी देरी के लीला होटल के लिए कैब बुक करी और घर से निकल गई। जैसे ही वह लीला होटल पहुंची तो उसका पीछा कर रहे भीम सिंह ने विवेक को फोन किया। फोन मिलाने के बाद वो इंडियन टाइम और यूएस के टाइम का हिसाब लगाने लगा। आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी विवेक साहब, पर रश्मि अभी अभी लीला होटल पहुंची है। क्या क्या उसके साथ कोई है? नहीं साहब, अकेली ही गई है, पर मुझे पक्का यकीन है वो यहाँ अविनाश से मिलने आई थी। सुनो भीम, रश्मि किसी भी हालत में अविनाश से ना मिल पाए। एक काम करो, तुम पूरा होटल खाली कर दो। भीम सिंह के लिए यह करना आसान नहीं था। ऐसा करने के लिए उसकी नौकरी भी जा सकती थी, साथ ही साथ इस पूरे होटल की रेपुटेशन भी खराब हो सकती थी। साहब, होटल खाली करना सही कदम नहीं होगा। मुझे सही गलत मत सिखाओ, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जो भी होगा मैं देख लूंगा, बस तुम जाके इमरजेंसी अलार्म बजा दो। जी साहब। इतने में रश्मि लिफ्ट लेकर कमरा नंबर 1407 के बाहर पहुंच गई। उसने कमरे की बेल बजाई। अविनाश आंखों में आंसू लिए खिड़की के पास खड़ा था। उसने रश्मि को देखा और वो उसे गले लगाकर रोने लगा। हाँ, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अविनाश, तुम खुद को संभालो। इधर भीम सिंह लीला होटल में दाखिल हुआ और सीधा लॉबी से होते हुए कंट्रोल रूम पहुंचा। उसने झट से इमरजेंसी अलार्म बटन दबा दिया। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। सारे मेहमान भीड़ में लॉबी से बाहर आने लगे। भीम सिंह सबसे माफी मांगने लगा। रश्मि और अविनाश भी घबराकर बाहर आ गए। अविनाश रश्मि का हाथ थामे रिसेप्शन पर आया। अविनाश के चेहरे पर एक निराशा थी और रश्मि भी अपने सवालों में ही खोई हुई थी। भीम सिंह ने सोचा अब उसे मालिक ही बचा सकते हैं। अगर आज कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी नौकरी गई समझो। क्या हुआ जो एकदम से इमरजेंसी अलार्म बजा दिया? सर, पेस्ट कंट्रोल की पाइप लीक हो गई है। अविनाश ने कहीं कसम खा ली थी कि वो कभी भी इस होटल में दोबारा नहीं आएगा। वो रश्मि को लेकर पार्किंग लॉट में आ गया। रश्मि, चलो मेरे घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चल रही। रश्मि, क्या हुआ है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुमने ब्रेकअप की बात क्यों की? तुम्हें मेरी किस बात का बुरा लगा है? नहीं अविनाश, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्या हुआ है रश्मि, मुझे बताओ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं अविनाश, ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रश्मि, ऐसा मत बोलो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे मत ठुकराओ रश्मि। रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगे। अविनाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जो हो रहा था उसकी वजह क्या है। मुझे माफ कर दो अविनाश, मुझे माफ कर दो। रश्मि, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं अपवित्र हो गई हूँ अविनाश। मैं तुम्हारे लायक नहीं बची। मैंने किसी अनजान आदमी के साथ रात गुजार ली और मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं है। अविनाश के दिल पर यह शब्द बिजली की तरह पड़े। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो गुस्से से तिलमिलाने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें छुआ? कौन है वो हरामजादा? मैं उसको काट के रख दूंगा। मुझे नहीं पता कि कौन था वो आदमी। मैं नशे में थी क्योंकि मैंने थोड़ी वाइन पी ली थी। रश्मि ने घबराहट में होकर रोते हुए अविनाश को देखा। अविनाश दांतों को पीस रहा था। उसने रश्मि की तरफ गुस्सैल आंखों से देखा। रश्मि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अविनाश, तुम ब्रेकअप कर लो। मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं आज के बाद कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अविनाश के माथे पर नसें दिखने लगी थी।
अविनाश ऐसी हालत में था कि या तो वो खुद की या किसी और की जान ले लेता। रश्मि अब कैसे ही बताती कि वो विवेक के साथ भी हम बिस्तर हुई है। कौन है वो आदमी, तुम मुझे बताओ। तुम उसके साथ किस होटल में रुकी थी, बताओ मुझे। मैं उसको ढूंढ कर निकालूंगा और उसका गला उतार दूंगा। मैं उस रात को नहीं याद करना चाहती। मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो। अविनाश रश्मि से बेपनाह मोहब्बत करता था, पर किसी भी आदमी को यह मंजूर नहीं होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सोए। अविनाश गुस्से में कार में बैठा और इंजन चालू कर दिया। उसने इतनी तेजी से एक्सीलेटर दबाया कि पूरा पार्किंग लॉट गूंज गया। मेरे हाथों किसी की तो मौत लिखी है। तुमने इतनी आसानी से कैसे किसी को अपनी इज्जत दे दी? अविनाश भले ही रश्मि से कितनी भी मोहब्बत करता हो, पर यह सुनने के बाद उसकी मोहब्बत नफरत में बदल गई थी। अविनाश अब रश्मि से नफरत करने लगा था। अविनाश ने पार्किंग लॉट से गाड़ी निकाली और रश्मि वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। क्या अविनाश ये बात बर्दाश्त कर पाएगा? क्या होगा जब उसे रश्मि और विवेक के बारे में पता चलेगा? क्या अविनाश रश्मि को एक्सेप्ट करेगा? क्या रश्मि और अविनाश एक साथ हो पाएंगे? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। सिर्फ ही अविनाश के पास से घर लौटी। उस रात उसकी नियति में ही बेचैनी और दुख था। वो रात भर नहीं सोई थी। अगली सुबह उसके घर उसकी माँ और बहन मानसी आए। मानसी की आंखों में बेचैन करने वाली जिज्ञासा थी। माँ, इससे पूछना कि ये प्रेग्नेंट हुई या नहीं। रश्मि ने हॉल से उसकी आवाज सुनी और धीरे धीरे हॉल की तरफ गई। माँ, आप यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे जानने आई हूँ कि तुम्हें इस हफ्ते कैसा लग रहा है। तुम्हें उल्टियाँ या कमजोरी जैसा कुछ फील हुआ? नहीं, क्यों? तुम्हें विवेक के साथ सोए हुए 1 हफ्ता हो गया है। अब तक तो तुम्हें प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था। इसलिए हम यहाँ आए हैं ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके। बाथरूम जाओ और अपना यूरिन टेस्ट करो। सुबह सुबह का यूरिन ऑथेंटिक रिजल्ट्स देता है। रश्मि कुड़ गई। वो सोचने लगी कि वो बस अपनी मां के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन है। क्या ये जो उसके सामने खड़े हैं सच में उसके सगे हैं? रश्मि तंग आ चुकी थी। उसने बड़ी तेजी से गुस्सैल अंदाज में किट उठाई और बाथरूम में चली गई। मानसी के चेहरे पर चिंता डाकनी की तरह नाच रही थी। उसे डर था कि अगर रश्मि प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे वापस से विवेक के साथ सोना पड़ेगा। मानसी को फिर से अपना कलेजा पत्थर करना होगा। मानसी सोचती थी कि भले ही विवेक उसे प्यार नहीं करता हो, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वो मानसी को अपना लेगा। रश्मि के पेट में पलने वाली जान मानसी और विवेक के रिश्ते में भी जान डाल देगी। दूसरी तरफ मानसी और रश्मि की मां भी यही चाह रही थी कि टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि जैसे ही रश्मि को बेटा होगा वैसे ही वो खरबंदा खानदान का वारिस बन जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी उसके हाथों में आ जाएगी। एक तरफ मानसी की मां और मानसी अपने खुद के स्वार्थ के लिए रश्मि के प्रेग्नेंट होने की दुआ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रश्मि की जान उसके हलक तक आ रखी थी कि टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा। रश्मि ने टेस्ट रिजल्ट देखा तो पहले तो खाली था, फिर 1-2 मिनट के बाद एक लाल लाइन आई। उसका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया। उसको एक झटका लगा, क्योंकि अब उसे विवेक के साथ वापस से हमबिस्तर होना होगा। रश्मि बाथरूम से बाहर आई। मानसी ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? अभी तक नहीं। मानसी ने रश्मि का हाथ पकड़ लिया। रश्मि अपना हाथ छुड़ाने लगी। तुम अभी तक प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो? क्या उसने तुम्हारे अंदर? मानसी ऐसा बोलते बोलते चुप हो गई। उसने थोड़ा शर्म और झिझक से रश्मि को देखा। वो साफ साफ पूछ लेना चाहती थी। रश्मि ने उससे अपना हाथ झटका और सोफे पर बैठ गई। मानसी की मां के चेहरे पर भी निराशा झलक रही थी। कुछ प्रेगनेंसी आसान नहीं होती हैं। रश्मि का शरीर देखा है, कैसी लकड़ी सी हो रखी है। इसको सप्लीमेंट खिलाना होगा। मानसी वही सोचने लगी।
जो उसके दिल का सबसे बड़ा डर था। अब उसे रश्मि को विवेक के साथ फिर से सोने देना होगा। कहीं रश्मि प्रेग्नेंट होना तो नहीं चाहती थी। अगर रश्मि 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे पूरे साल तक विवेक के साथ सोना पड़ेगा। रश्मि का विवेक के साथ सोने के ख्याल पर मानसी का कलेजा फटने लगा है। ये ख्याल भर उसके लिए इतना भयानक था कि वो सोचकर भी लाचार हो रही थी। मैं डॉक्टर से पूछ लूंगी तुम्हें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने को। बेहतर यही होगा कि तुम अगली बार में ही कामयाब हो जाओ। मैं दवाइयाँ नहीं लूंगी, मुझे अपने शरीर को खराब नहीं करना है। मानसी, शांत होके बैठो। मैंने कहा था ना, रश्मि को सप्लीमेंट की जरूरत है। मैं यूएस के एक बड़े न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर लूंगी। रश्मि का मन उदास हो रखा था। ऐसा नहीं था कि उसका मन सिर्फ इसलिए उदास था कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। अविनाश से बिछड़ने का एहसास उसे और ज्यादा उदास कर रहा था। रश्मि, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? तुमने उससे ब्रेकअप किया? अगर उसे हमारे इस कदम का पता चला तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मानसी ने जैसे ही रश्मि के बॉयफ्रेंड का सुना तो उसके चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि कुछ तो था जो रश्मि भी खो रही थी। रश्मि के लिए अविनाश का खोना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान था। रश्मि का दिल जोर से रो रहा था। मैंने उसे ब्रेकअप का बोल दिया है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कर लूंगी। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, मैं उस लड़के को तुम्हारी जिंदगी से निकलवा दूंगी। मैंने कहा ना, मैं खुद निपट लूंगी। अविनाश से ब्रेकअप की बात करने भर से उस पर पहाड़ टूट गया। अगर उसकी माँ बीच में आ गई तो वो संभल भी नहीं पाएगा। माँ, मैं वो ड्रेस बाद में ट्राई करूंगी, अभी चलते हैं। रश्मि, बुधवार को एक पार्टी है, तुम्हें इनविटेशन मिल जाएगा, आ जाना। मानसी की माँ शिवांगी चौहान चाहती थी कि वो अपनी इस खूबसूरत बेटी को बिरादरी के सबसे अमीर लोगों से इंट्रोड्यूस कराए। वो बड़े लोगों की पार्टी है, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। तुम उस पार्टी के लायक भी नहीं हो। बकवास बंद करो मानसी। वैसे भी मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। ये बच्चा पैदा होने के बाद हम रश्मि को चौहान परिवार में शामिल कर लेंगे। रश्मि जानती थी कि वो एक सौतेली औलाद है, तो चौहान खानदान में शामिल होना या उसके सौतेले पिता का उसको अपना लेना उसकी लाइफ को जरा भी नहीं बदलेगा। वो उठी और बिना कुछ कहे बाथरूम में चली गई और वहां शीशे के सामने खड़ी होकर पापा पापा चीख कर रोने लगी। मानसी की माँ बाहर जा चुकी थी, पर मानसी ने रश्मि को रोना सुनकर भी अनसुना कर दिया और चली गई। रश्मि का रो रो के इतना बुरा हाल हो गया कि वो बाथ टब में गिर गई। उसको सांस लेना मुश्किल हो गया। वो डूब रही थी, पर बचने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वो मन ही मन चाहती थी कि उसकी मौत ही हो जाए। फिर रश्मि की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके आसपास का शोर शांत हो गया। अगर रश्मि मर गई तो क्या होगा? अगर रश्मि सौतेली औलाद थी तो उसके असली पिता कौन थे? अविनाश का क्या होगा? रश्मि को बचाने के लिए कोई आएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। सिर्फ रश्मि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसे लगा सब खत्म हुआ। उसके कानों में एक अजीब सी शांति अपनी जगह बना रही थी। ऐसी शांति उसने कभी महसूस नहीं की थी। तभी उसको एक आवाज आई। बेटी रश्मि, तुम्हें पता है ना तुम कितनी स्ट्रांग हो। हार कर मरने वाले कायर होते हैं। ये आवाज रश्मि के पापा की थी। रश्मि ने आवाज सुनकर झटके से खुद को ऊपर खींचा और आसपास देखने लगी। उसे यकायक याद आया कि उसके पापा तो बचपन में ही चल बसे थे। पापा के जाने के बाद आया ही नहीं होता। वहीं विवेक अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट आया था। ज्यादातर ऐसी ट्रिप पर उसे 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम लगता था, पर विवेक इस बार सब निपटा कर 4 दिन में ही लौट आया था। विवेक ये सोचकर खुद को धिक्कार रहा था कि ये सब वो एक औरत के लिए कर रहा था। विवेक अब रश्मि को अपनी अमानत मानने लगा था। विवेक को माइसोफोबिया था।
इसका शिकार व्यक्ति ये मानता है कि जो चीज उसकी है उस पर कोई और अपना हक नहीं जमा सकता। ऐसी बीमारी वाले आदमी अपनी किसी चीज को किसी के साथ शेयर नहीं करते, भले ही वो चीज बर्बाद क्यों ना हो जाए। इस मामले में तो रश्मि जैसी खूबसूरत औरत का सवाल था। खैर, विवेक जैसे ही फ्लाइट से उतरा उसका फोन बजा। हेलो, कैसे हैं आप? ट्रिप कैसी रही? घर आओगे? सांस लेने देगी? एक बार में इतने सवाल। घर नहीं आऊंगा, सीधा ऑफिस जाऊंगा, कुछ काम निपटाना है। शाम को डिनर पे चले? मानसी, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? काम है काफी ज्यादा। देखता हूं मैं शाम को चल सकता है या नहीं। विवेक ने मानसी पर झल्लाने के बाद फोन रख दिया। उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि अविनाश ने रश्मि को छुआ तो नहीं। इधर रश्मि मौत को मात देकर वापस अपने कमरे में आ गई। वो अपनी लाइफ के दो सबसे जरूरी मर्दों के बारे में सोचने लगी। पहला उसका पिता और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड अविनाश। रश्मि अपने पिता को तो खो चुकी थी, पर वो अविनाश को खोना नहीं चाहती थी। रश्मि ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। अविनाश, तुम ठीक हो? कैसे ठीक हो सकता हूँ रश्मि? मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था वो मेरी जगह किसी और के साथ हम बिस्तर हो चुकी है। मुझे माफ कर दो अविनाश। रश्मि, मैं चाहता हूँ कि तुम रात मुझे अशोक होटल में मिलो। जब तुम किसी अनजान आदमी के साथ हम बिस्तर हो सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो अविनाश? तुम अगर आज रात अशोक होटल नहीं आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। वैसे भी मेरे जीने की कोई वजह नहीं बची है। इतना कहकर अविनाश ने फोन रख दिया। रश्मि लाचार होकर फोन पर ही सन्न खड़ी रह गई। उसने सोचा कि आखिर उसका प्यार उससे ऐसी मांग कैसे कर सकता है। अगर रश्मि किसी और को अपनी इज्जत दे सकती है तो अपने प्यार को क्यों नहीं? वैसे भी उसने जितना अविनाश को दुख पहुंचाया है उस दुख की भरपाई रश्मि अपने जिस्म के साथ तो कर सकती थी ना। रश्मि ने अविनाश को टेक्स्ट भेजा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, और वो कैब बुक करके अशोक होटल के लिए रवाना हो गई। रश्मि जैसे ही कार से निकली, भीम सिंह ने उसे देख लिया और तुरंत ही अपने बॉस विवेक को फोन लगाया। साहब, मुझे लगता है कि रश्मि अविनाश से मिलने जा रही है। कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता साहब, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। टैक्सी जहाँ रुकेगी पहुंच के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। भीम सिंह, रश्मि से अपनी नजरें मत हटाना। मैं अभी निकलता हूँ, बराबर मुझे खबर देते रहना। विवेक ने गाड़ी निकाली और रश्मि के घर के सबसे नजदीकी होटल के लिए रवाना हो गया। उसने जो सोचा था ठीक वही हुआ। विवेक ने रश्मि को अशोक होटल में दाखिल होते देख लिया था। बिना कोई वक्त गवाए वो रश्मि को रोकने के लिए भागा। अशोक होटल विवेक का ही था, तो उसके घुसते ही सारा स्टाफ घबरा कर खड़ा हो गया। पर जब तक विवेक रश्मि को रोकता तब रश्मि लिफ्ट से ऊपर जा चुकी थी। विवेक भागकर रिसेप्शन पर पहुंचा। मुझे चेक करके बताओ कि अविनाश नाम का गेस्ट किस कमरे में रुका है। वहीं रश्मि ने अविनाश के कमरे की घंटी बजाई। जब अविनाश ने दरवाजा खोला तो अविनाश नशे में बिल्कुल धुत था कि अविनाश का ये रूप देखकर घबरा गई। हिचकते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। उसके कमरे में दाखिल होते ही अविनाश ने उसको खींचकर बिस्तर पर पटक कर दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। रश्मि सोचने लगी कि अगर अविनाश होश में होता तो वो उसको अपना जिस्म सौंप देती, पर ऐसी जबरदस्ती उसको बर्दाश्त नहीं थी। अविनाश दूर हटो, तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। तुमने मुझे जो दुख पहुंचाया है उसका क्या? अविनाश नशे में रश्मि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा और एक वक्त के बाद रश्मि लाचार हो गई। उसे लगने लगा कि आज उसकी बची खुची आबरू भी लुट जाएगी। अविनाश ने जैसे ही रश्मि के कपड़े फाड़ने की कोशिश की, धड़ाम करके दरवाजा खुला। विवेक ने दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया था। विवेक कमरे में घुसा और अविनाश को उठाकर उसने बिस्तर से दूर पटक दिया। क्या अविनाश विवेक की ऐसी दखलंदाजी बर्दाश्त करेगा?
रश्मि अविनाश का साथ देगी या फिर विवेक की शुक्रगुजार रहेगी? आखिर रश्मि किसका चुनाव करेगी? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। सिर्फ रश्मि चीथड़े हुए कपड़ों में बिस्तर पर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। विवेक ने हिफाजत का बहाना देख रश्मि को बिस्तर से बाहर खींचा और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। रश्मि को वहां भी हिफाजत जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। दूसरी तरफ अविनाश होश संभालते हुए विवेक की तरफ पलटा। यह क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तुम जो कर रहे थे वो गुनाह है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम बंद कमरे में कुछ भी करें, हमारा आपसी मामला है। मुझे कानून मत सिखाओ। भले ही ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर बिना कंसेंट के इट्स अ क्राइम। अविनाश का पारा चढ़ रहा था। उसके जी में आ रहा था कि विवेक को मार मार के उसका थोपड़ा बिगाड़ दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो किसी भी हाल में विवेक खरबंदा से लोहा मोल नहीं ले सकता था। वहीं रश्मि विवेक की बाहों से निकलते हुए सोच रही थी कि न जाने कैसे औरत का भाग्य लिखा जाता है। ना वो अपनों के साथ सेफ है, ना बचाने वालों के साथ। उसे महसूस हो रहा था कि विवेक उसे बचाने के नाम पर छू रहा है। विवेक जी, आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं है। रश्मि, तुम्हारी आवाज पूरे होटल ने सुनी थी। भीम सिंह, पुलिस को फोन करो। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस घर जाना है। अविनाश का नशा पूरी तरह से उतर गया और वो होश में आ गया। उसे महसूस हुआ कि वो रश्मि को खोने वाला है। वो जलन और गुस्से से ऐसा भर गया था कि उसे महसूस नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। रश्मि अविनाश से प्यार करती थी। वो जब आई थी तो सोचकर ही आई थी कि वो अपना जिस्म अविनाश को सौंप देगी, पर अविनाश का वहशीपन उसके इस ख्याल को चकनाचूर कर गया। कोई भी औरत अपनी आबरू के साथ ऐसा समझौता नहीं कर सकती, फिर चाहे वो उसका प्रेमी ही क्यों ना हो। रश्मि ने कपड़े समेटे और कमरे से बाहर निकल गई। आज के बाद मैंने तुम्हें रश्मि और इस होटल के आसपास भी देखा तो समझ लेना तुम्हारा आखिरी दिन होगा। भीम सिंह ये खड़े खड़े सोच रहा था कि विवेक साहब कितने दोगलेपन से खुद को रश्मि का रक्षक दिखा रहे हैं, जबकि असलियत तो ये थी कि रश्मि सिर्फ उनके लिए खिलौना थी, जिसके साथ वो तब तक खेलना चाहते हैं जब उसकी बहन की शादी कराई थी। हालांकि भीम सिंह को आज तक पता नहीं था कि आखिर उसके पिता ने सुसाइड क्यों किया था। बस एक दिन वो खरबंदा निवास से रात को लेट आए और अगली सुबह उठे ही नहीं। उनकी मौत पर ही तो पहली बार विवेक से मिला था। विवेक खरबंदा उसके घर में एक राजकुमार की तरह घुसा और उसके पिताजी की लाश के पास बिना किसी भाव से खड़ा रहा। भीम सिंह के पिता को गुजरे 9 साल हो गए थे। विवेक ने भी भीम सिंह की बहन की शादी एक ऊंचे घराने में कराई थी। अब वो अपने पति के साथ विलायत में रहती है। 9 सालों में वो सिर्फ 4 बार ही तो भीम सिंह से मिलने आई थी। इसी एहसान के कारण भीम सिंह विवेक से वफादार था। भीम सिंह वापस अविनाश के कमरे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था तो उसने कार्ड स्वाइप करके दरवाजा खोला और पाया कि अविनाश खिड़की के ऊपर खड़ा था। अविनाश, रुको, ये क्या कर रहे हो? क्या अविनाश ने रश्मि को खोने के बाद अपनी जान दे दी? भीम सिंह के पिता ने सुसाइड क्यों किया था? रश्मि को जब अविनाश के बारे में पता चलेगा तो क्या वो खुद को माफ कर पाएगी? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। भीम सिंह ने दौड़कर अविनाश का हाथ पकड़ लिया। अब सिचुएशन ये थी कि अविनाश 32वीं मंजिल से लटका हुआ था। भीम सिंह ने उसको पकड़ रखा था। जरा सी चूक और अविनाश अपनी जान से हाथ धो बैठता। मुझे मर जाने दो, अब मेरा जीने का कोई मतलब नहीं बचा है। अगर सच्चाई जानते तो खुद को मारने की जगह किसी और को मारते। मतलब मैं तब बताऊंगा जब तुम मुझे अपना दूसरा हाथ दोगे। अविनाश ने अपना दूसरा हाथ उसे थमाया और भीम सिंह ने बड़ी मशक्कत के साथ उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। अविनाश ने अपने आप को संभाला। तुम्हारा क्या मतलब था? मेरा मतलब ये था कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो।
तुम्हारी इस हालत के लिए कोई और जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? विवेक खरबंदा। वो शहर का सबसे ताकतवर आदमी है। मैंने उसकी साली के साथ बदतमीजी की है। अविनाश, बड़े से बड़े आदमियों की बड़ी कमजोरी भी होती है। विवेक साहब की कमजोरी ही तुम्हारी ताकत बनेगी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे बस ये बताओ कि विवेक मेरी इस हालत का जिम्मेदार कैसे है? उसे मेरे और रश्मि के रिश्ते से क्या दिक्कत है? तुम अभी के लिए खुद को संभालो और घर जाओ। सही वक्त का इंतजार करो, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कैसे? 12 खंबा रोड, संडे 5 बजे। इतना कहकर भीम सिंह कमरे से निकल गया। अविनाश ने भीम सिंह को उलझी नजरों से देखा। रश्मि को फोन मिलाया, पर रश्मि का फोन बंद आ रहा था। रश्मि घर पहुंची तो उसके दिमाग में सिर्फ कमरे का वो इंसिडेंट बार बार चल रहा था, जहां वो विवेक की बाहों में थी। जब उसने बिना किसी अफरा तफरी के शांति से सोचा तो उसे महसूस हुआ कि भले ही विवेक का इंटेंशन गलत था, पर उसे विवेक की बाहों में एक अलग सी हिफाजत महसूस हुई थी। उसको एकदम में ख्याल आया कि उसने अविनाश के बारे में तब से सोचा ही नहीं था। उसने अविनाश का फोन चेक करने के लिए फोन ऑन करने की सोच ही रही थी, पर फिर उसे अविनाश का वहशीपन याद आने लगा, तो उसने सोचकर फोन ऑन ही नहीं किया। अगली सुबह रश्मि की मां उसे लेने आई। रश्मि, आज तुम्हें हमारे साथ एक स्पेशल पार्टी में चलना है। मेरे साथ घर चलो, वहां तुम्हें रेडी करने के लिए सारा इंतजाम हो रखा है। रश्मि को पार्टियों की आदत नहीं थी, वो थोड़ा हिचक रही थी। रश्मि की परवरिश ऐसे हुई थी कि वो आज तक अपनी मां का कहा टाल नहीं पाई थी। वो अपनी मां के साथ पार्टी के लिए रवाना हो गई, पर घर पहुंचकर नौकरों की एक लंबी कतार रश्मि के इंतजार में खड़ी थी। रश्मि को यह सब देख थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ये सब इग्नोर किया। शिवांगी रश्मि को एक आलीशान कमरे में ले गई, जहां दुनिया भर के कपड़े, जेवर और मेकअप का सामान रखा था। 2 नौकरानियों ने मिलकर रश्मि को सजाना शुरू किया। देखते ही देखते रश्मि एक राजकुमारी की तरह सज उठी। रश्मि के बदन पर नीले रंग का गाउन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चंदन के पेड़ पर कौमुदी के फूल रख दिए हों। रश्मि की मां को देखकर कुछ देर के लिए हैरानी हो गई कि आखिर रश्मि इतनी सुंदर कैसे लगने लगी। शिवांगी के लिए हमेशा से यह जरूरी रहा कि उसकी बेटी मानसी ही हर चीज में आगे हो, इसलिए वो रश्मि को देखकर इतना चौंक गई। अब तुम लग रही हो कि तुम चौहान घराने की बेटी हो। आज की पार्टी में नामी गिरामी लोग शामिल होंगे। तुम्हें पता चलेगा कि दौलत तुम्हें क्या दिला सकती है। रश्मि के मन में आया कि वो कह दे कि दौलत के नशे में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आप रिश्ते ही भूल जाएं, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और पार्टी के लिए नीचे हॉल में चली गई। जब वो नीचे गई तो पूरी पार्टी की निगाहें रश्मि पर जमी रह गई। रश्मि ने इस उम्मीद से पलटकर देखा कि उसकी मां पीछे से आ रही होगी, पर उसके पीछे कोई नहीं था। जैसे रश्मि पार्टी में नीचे आई तो भीड़ को चीरते हुए एक आदमी रश्मि की तरफ बढ़ रहा था। काले रंग के सूट में वो आदमी ऐसे चल रहा था जैसे चंदन के पेड़ की तरफ सांप आता है। यह आदमी कोई और नहीं, रश्मि का सौतेला बाप रजत चौहान था। 50 की उम्र के बाद भी रजत के चेहरे का चार्म ऐसा था कि पूरी पार्टी की नजर रजत पर ही थी। रश्मि ने रजत को देखा तो महसूस किया कि रजत सच में एक इन्फ्लुएंशियल आदमी था। उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों उसकी मां ने रजत को चुना था। रजत ने रश्मि को देखा तो देखते ही रह गया। रजत बड़ी शालीनता के साथ रश्मि के पास आया। अरे रश्मि, तुमने तो अपनी मां को भी फेल कर दिया। कितनी प्रिटी दिख रही हो। थैंक यू अंकल। घर आते रहा करो रश्मि, ये घर भी तुम्हारा ही है। हाँ जी अंकल। रजत इतना कहकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगा। रश्मि एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ रजत को ऊपर जाते हुए देख रही थी। रजत खुद रश्मि को पलटकर देखने से रोक नहीं पाया।
रजत ने रश्मि को पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि थोड़े दिन और फिर रश्मि भी चौहान परिवार का हिस्सा हो जाएगी, यानी रश्मि जैसी औरत रजत की अमानत हो जाएगी। रजत ऊपर शिवांगी के कमरे में गया, जहां शिवांगी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। क्या तुमने रश्मि को देखा? उस चुड़ैल का नाम लेके मेरा मूड मत खराब करो, क्योंकि तुम्हारा उससे अभी तक मन नहीं भरा ना। रजत और शिवांगी की बातें सुनकर लग रहा था जैसे दोनों ओपन रिलेशनशिप में हैं। देखो रजत, ऐसा कुछ भी मत सोचो। रश्मि अगर विवेक के लिए मां नहीं बन पाई तो उसकी आधी प्रॉपर्टी हमें कैसे मिलेगी? चिंता मत करो रजत, एक बार। शिवांगी अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही नीचे रश्मि के चीखने की आवाज आई। आखिर रजत ने रश्मि के लिए ऐसा क्यों सोचा था? कौन थी संगीता? रश्मि क्यों चीख रही थी? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। रश्मि की चीख सुनकर रजत और शिवांगी नीचे भागे। नीचे उन्होंने रश्मि को कांपते हुए देखा। शिवांगी ने अपने नौकरों की तरफ आंखें की हुई थी। मेम साहब, वो स्टेज पर फ्लेम निकलती है ना, तो रश्मि मेम साहब उससे डर गई। रश्मि, पानी पी लो और उठो, मानसी और विवेक आने वाले हैं। रश्मि ने मन में सोचा कि वो हर दिन अपनी मां से एक ही बात के लिए कितनी बार दुखी हो सकती है, जबकि उसे पता था कि वो अपनी मां के लिए बस एक टूल जैसी थी, जिसे वो अपनी मनमर्जी मुताबिक इस्तेमाल किए जा रही थी। वैसे भी शिवांगी को हमेशा से मानसी से ही ज्यादा प्यार था। रश्मि ने एक नौकर के सहारे खुद को उठाया ही था कि भीड़ की नजरें दरवाजे की तरफ गई, जहां विवेक और मानसी आ रहे थे। दोनों ही एकदम आइडियल कपल लग रहे थे। विवेक काले सूट में ऐसा लग रहा था कि मानो वो दुनिया का आखिरी आदमी होगा जिसने ऐसा सूट पहना था। रश्मि ने विवेक और मानसी को देखा तो सोचा दोनों साथ में कितने परफेक्ट लगते हैं। मानसी ने रश्मि की नजरें पढ़ ली और सोचने लगी कि रश्मि चाहे लाख कोशिशें कर ले, पर उसे खरबंदा खानदान जैसा बड़ा खानदान नहीं मिलेगा। मानसी ये सोच ही रही थी कि उसकी नजरें रश्मि के नीले गाउन पर गई, जिसमें रश्मि बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। विवेक के पार्टी में घुसते ही उसे आदमियों ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि वो सब बस विवेक सा पावरफुल और अमीर बनने का राज सुनना चाहते हो। विवेक भी अपने बिजनेस के लोगों के साथ काम के बारे में बातें करने लगा। मानसी सीधा अपनी मां के पास गई। मां, तुमने रश्मि को ये ड्रेस क्यों दी? ये तो हम साथ में लाए थे ना। तो क्या हुआ मानसी बेटा, जाने दो। तुम्हें पता है ये कितनी खूबसूरत ड्रेस लग रही है, जबकि मुझे इतना खूबसूरत दिखना चाहिए था। यहाँ तक कि विवेक भी इस ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं। रश्मि ने जब ये सुना कि विवेक भी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, तो वो खुद को रोकते हुए खूब शर्माई। उसने सोचा कि कल तक वो जिस आदमी से इतना नफरत करती थी, आज उस आदमी के एक कॉम्प्लीमेंट से उसे हल्की शर्म आने लगी। कैसे? मानसी ने कहीं ना कहीं ये भांप लिया था कि रश्मि को तारीफ की बात सुनकर अच्छा लग रहा है। तुम कितनी भी खुश हो लो रश्मि, पर खरबंदा खानदान की बहू तो मैं ही हूँ। मुझे ऐसे दौलत की जरूरत भी नहीं है जो मेरी गोद न भर पाए। रश्मि का ऐसा तीखा जवाब मानसी के कलेजे को ऐसे चीर गया कि वो सन्न रह गई। यहां तक कि उसकी मां भी इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। रश्मि ये कहकर वाइन लेने के लिए मुड़ी तो सामने से एक नारंगी रंग के सूट में आते हुए एक आदमी से टकरा गई। रश्मि उस आदमी के कंधों से टकराकर गिरने वाली ही थी कि उस नौजवान ने रश्मि को गिरने से बचा लिया। शिवांगी ये सब दूर से देख रही थी
कि कैसे ये नील पराशर नाम का नौजवान रश्मि को देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो रश्मि की गहरी आंखों में खोसा गया था। शिवांगी को आज पहली बार रश्मि की खूबसूरती पर गर्व हो रहा था। साथ ही साथ वो ऐसा इसलिए भी सोच रही थी क्योंकि नील पराशर एक आईटी कंपनी का मालिक था। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही थोड़ा जल्दी में थी। शिवांगी जी, क्या ये आपकी रिश्तेदार हैं? हाँ नील, ये मेरी बेटी रश्मि है। ये सुनकर नील के चेहरे पर एक चमक आ गई, मानो वो इस पल का इंतजार लाइफ टाइम से कर रहा था। हेलो रश्मि, आई एम नील। हाय नील, आई एम रश्मि सिंह। मानसी ये सब देखकर कुड़ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ रश्मि को एक अमीर लड़के के साथ फिट करने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी जी, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपकी बेटी को एक ड्रिंक के लिए चुरा सकता हूँ? बेशक नील, वैसे भी रश्मि का यहाँ मन नहीं लग रहा है। रश्मि की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यह थी कि वो अपनी माँ को कभी ना नहीं बोल पाती थी। इसलिए वो नील के साथ ड्रिंक करने के लिए मान गई। जब वो नील के साथ वाइन लेने के लिए निकल रही थी तब विवेक ने उस पर नजर डाली। रश्मि को लगा वो मानसी को देख रहा है, पर फिर वो विवेक के बारे में सोचने लगी कि क्या ये आदमी जानता भी है कि उसके बीच में क्या हुआ था। नील ने रश्मि को उलझा हुआ देखा, उसकी तरफ वाइन गिलास आगे बढ़ाया। क्या हुआ? कौन सी चीज है जो तुम्हें असली दुनिया से अलग करके बैठी है? कुछ नहीं, माँ ने बताया ना, मुझे ये चकाचौंध रास नहीं आती बस। नील और रश्मि वाइन हाथ में लिए बालकनी की तरफ चल दिए और उनके साथ चलने लगी विवेक की निगाहें। विवेक भी उनके जाते ही बालकनी में पहुंच गया। वैसे आपके नाम में सिंह कैसे? दरअसल मेरी माँ ने मेरे पापा के देहांत के बाद चौहान परिवार में शादी कर ली थी। मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। माफ कीजिएगा, सो सॉरी फॉर आस्किंग। तुम्हें मेरी साली से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए नील। नील घबरा कर खड़ा हो गया, जैसे मानो विवेक ने उसे अपनी आंखों से ही डरा दिया हो। सर, मैं तो ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा था। मुझसे करो बात, बताओ क्या पूछ रहे थे? आप दोनों बात कीजिए, मैं आती हूँ। नील कल ऑफिस में मिलता है, फिर बात करते हैं। ओके सर। रश्मि बालकनी से निकली और उसके पीछे विवेक निकला। दोनों को निकलते हुए मानसी ने देख लिया। उसके लिए अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। देखते ही देखते विवेक भीड़ से गायब हो गया। मानसी गई और भरी पार्टी में उसने रश्मि के गाल पर तमाचे रसीद दिए। उसकी गूंज पूरी पार्टी में सुनाई पड़ गई। रश्मि अपने इस तमाचे का जवाब कैसे देगी? आखिर विवेक एकदम से कहां गायब हो गया होगा? क्या शिवांगी नील और रश्मि को मिलाने में सफल होगी? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा। मानसी के तमाचे के बाद रश्मि असमंजस में खड़ी रह गई। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसको भरी पार्टी में मानसी ने तमाचा मार दिया? वो दौड़कर बाथरूम की तरफ गई जहां उसे नील खड़ा दिखा। उसने नील की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद नील उसे कुछ कहेगा, पर नील विवेक के खौफ में कुछ नहीं बोल पाया। मानसी विवेक को पार्टी में ढूंढने लगी। उसने विवेक को फोन पर फोन किए, पर उसका फोन लगा ही नहीं। हार कर उसने भीम सिंह को फोन मिलाया। हेलो, भीम सिंह साहब कहाँ हैं? मैडम, साहब ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली है, मैं उन्हें घर ले जा रहा हूँ। साहब ने इतनी शराब कब पी ली? अभी पार्टी में ही है मैडम साहब। ठीक है, तुम उन्हें घर लेके चलो, मैं भी पीछे से आती हूँ। मानसी की बेचैनी को उसकी माँ शिवांगी ने बहुत पहले ही भांप लिया था। वो मानसी के पास गई। तुम्हें रश्मि को चांटा नहीं मारना चाहिए था। उसे मेरे पति के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए था। अभी उसकी वजह से वो नशे में धुत होके घर चले गए। कौन सी बीवी है जो अपने पति के पीने का हिसाब नहीं रखती? तुम्हें पता क्यों नहीं चला कि विवेक ने कितनी शराब पी है?
मेरा ध्यान उस उल्टा पर था जो मेरे पति पर डोरे डाल रही थी। चुप रहो मानसी, रश्मि को बच्चा जन्म देने दो, उसके बाद जो करना है जैसे करना है कर लेना। फिलहाल रश्मि को अपने बंगले पर ले जाओ। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें तैयार होना होगा। आज विवेक नशे में भी है। आज ही निपटाकर खत्म करो सब, जल्दी से जल्दी। रश्मि को फोन करके उससे माफी मांगो और उसे बंगले पर बुलाओ। आप कॉल करो माँ, मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। शिवांगी ने रश्मि को फोन मिलाया। रश्मि ने फोन नहीं उठाया। शिवांगी ने फिर से फोन किया तो इस बार उसने फोन उठा लिया। रश्मि, तुम कहाँ हो? आप लोगों की चकाचौंध से दूर, जहाँ कोई मुझे बिना कारण चाटा तो नहीं मारेगा। देखो रश्मि, मानसी ने गलत फहमी में आके ऐसा किया। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अभी ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। ये बताओ कहाँ हो? क्यों? आज विवेक नशे में है। तुमने जो काम अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा करने का आज सही मौका है। माँ, तुम्हें मुझ पे दया नहीं आती है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आज नहीं आ पाऊंगी। देखो रश्मि, आज भर में काम खत्म कर दो ताकि हमें भी तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़े। रश्मि को समझ आ गया था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले अपनी माँ को मना नहीं कर पाएगी। मैं मेगा मॉल के पास पहुंची हूँ। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा रही हूँ। ठीक है। रश्मि ने टैक्सी को मॉल के पास रुकवाया और कुछ देर में उसके पास एक काली गाड़ी रुकी। रश्मि गाड़ी में बैठी तो देखा कि मानसी पहले से ही गाड़ी में बैठी थी। रश्मि उम्मीद कर रही थी कि मानसी उससे माफी मांगेगी, पर मानसी बिना किसी पछतावे के गाड़ी में बैठी हुई थी। आज काम तरीके से कर लेना। आज अगर तुम नाकाम हुई तो? मानसी बोलते बोलते रुक गई, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती थी, पर रश्मि की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ बोलकर खराब नहीं करना चाहती थी। आखिर उसने रश्मि को पार्टी में चाटा मारकर ही सब खराब कर दिया था। गाड़ी बंगले के बाहर पहुंची तो उन्हें भीम सिंह दरवाजे पर मिला, जो दोनों को पिक करने के लिए खड़ा था। भीम सिंह साहब कहाँ हैं? मैडम साहब गेस्ट रूम में है। उन्होंने इतनी शराब पी ली थी कि उनको उल्टियां होने वाली थी। मैं उनको घर ले आया। अच्छा किया भीम सिंह। चलो रश्मि मेरे साथ। भीम सिंह ने रश्मि को एक अलग नजर से देखा। उसकी नजरों में एक सिंपैथी थी, मानो वो सब जानता हो कि क्या हो रहा है। रश्मि ने भीम सिंह को देखा, फिर मानसी और रश्मि दोनों बंगले के अंदर गए, जहां मानसी ने रश्मि को मखमल का एक पैजामा दिया। ये मैं नहीं पहनूंगी। विवेक नशे में है, पर इतना भी नहीं कि वो ये नोटिस ना करे कि तुमने पैजामा कोई और सा पहना है। मैं हमेशा विवेक के साथ ये पैजामा पहनकर सोती हूँ। रश्मि ने पैजामा लिया और विवेक के कमरे में चली गई। जब वो कमरे में गई तो पूरा अंधेरा था। लगभग 2 घंटे बाद जब वो बिस्तर में से उठी तो विवेक ने उसे पानी का गिलास थमाया। ये लो पानी पी लो, तुम थक गई होगी मानसी। रश्मि ने पानी लिया और पी गई। उसे स्वाद अजीब लग रहा था, पर उसने सोचा शायद ये थकान के कारण लग रहा होगा, पर हकीकत ये थी कि विवेक ने उसमें गर्भ निरोधक दवा मिला रखी थी ताकि रश्मि कभी प्रेग्नेंट ना हो। अगर रश्मि प्रेग्नेंट हो गई तो मानसी और उसकी मां रश्मि को यहां भेजना बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो विवेक के पास मन बहलाने को कुछ नहीं बचेगा। रश्मि कमरे से बाहर आई तो देखा पूरे हॉल में धुआं ही धुआं था और मानसी सोफे पर बैठ सिगरेट का पूरा डब्बा खटक चुकी थी। मानसी ने रश्मि को देखा। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, दफा हो जाओ यहाँ से। रश्मि चुपचाप वहां से अपना बदन संभालते हुए निकल गई। वो इतनी थक गई थी कि उसके बदन का पुर्जा पुर्जा टूट रहा था। वो कार में बैठी तो उसमें भीम सिंह नहीं था, कोई और ही ड्राइवर बैठा हुआ था। गाड़ी बंगले से निकलकर जैसे ही हाईवे पहुंची, एक आंधी स्पीड में आती गाड़ी
रश्मि की गाड़ी से टकरा गई। रश्मि का सर अगली सीट से टकरा गया और वो लगभग बेहोश होने के कंडीशन में पहुंच गई। उसकी धुंधली होती आंखों के आगे एक आदमी पड़ा था। उसके माथे से खून धार मार के निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी वहीं मर जाएगा। आखिर भीम सिंह रश्मि और अविनाश के प्रति इतना क्यों उदार था? आखिर कौन था वो ड्राइवर? कौन था वो जख्मी आदमी? क्या वो बच पाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा।